हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को समझेंगे। साथ ही इस एमसीक्यू से रिलेटेड कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है सीआरपीसी के अंदर, उसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हमने क्वेश्चन के साथ टॉपिक को कवर किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड जो है किसी ऑफेंस का अपराधी है और उसे अरेस्ट किया गया है किसी ऑफेंस में, और उस ऑफेंस की सजा क्या है? लाइफ इम्प्रिजमेंट है, यानी आजीवन कारावास है। तो ऐसे पर्सन के पास कब जो है डिफॉल्ट बेल का राइट होगा? अगर पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट है वो कितने दिन में फाइल नहीं की जाती? क्या 30 दिन में फाइल नहीं होगी? तब उस एक्यूज पर्सन के पास राइट होगा राइट टू डिफॉल्ट बेल का, या 60 दिन में, या फिर 90 दिन में, या फिर 120 दिन के अंदर। जब बात करें डिफॉल्ट बेल की, तो हमें पता होना चाहिए डिफॉल्ट बेल के जो है प्रोविजन कहाँ पर दिए हुए हैं सीआरपीसी के अंदर। अगर हमें इसके बारे में पता है तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। इसका सही जवाब है 90 दिन। अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा क्या है? आजीवन कारावास है, या डेथ पेनल्टी है, या 10 साल तक के लिए सजा, ऑफेंस की सजा है जिसके लिए उसे अरेस्ट किया गया है, तो ऐसे में 90 दिन की समय सीमा दी गई है। अब बात करते हैं यह क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, और उसके पूरी डिटेल को आज हम समझने वाले हैं, ताकि इस टॉपिक पर और भी कोई एमसीक्यू आए तो आपको पता चल जाए और साथ ही आपका टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाए। इसके लिए हमें चैप्टर 12 को समझना होगा। चैप्टर 12 पहले भी मैंने बताया था, चैप्टर 12 में से हमने एक सेक्शन को कवर किया था, सेक्शन 154 को। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 12, जो कि बात करता है कि पुलिस जो है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है और पुलिस के पास पावर होती है केस को इन्वेस्टिगेट करने की। इसी में से सेक्शन हमारा चैप्टर 12 में आता है हमारा सेक्शन 167, जो बात क्या करता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 24 घंटे के अंदर, तो ऐसे में क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। यहीं से डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट निकल कर आ रहा है। तो पूरी डिटेल अब डिस्कस करते हैं। सेक्शन 167 के सबसेक्शन 1 में क्या कहा गया है कि जब जब कभी भी कोई भी पर्सन जिसे अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, यानी कि पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके रखा गया है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 24 घंटे में, जो कि दी गई है सेक्शन 57 में। 57 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो तब क्या प्रोसीजर होगा। तो ऐसे में अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर कोई ग्राउंड बनता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके संबंध में, तो ऐसे में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। और ये इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाएगी? कोई भी सब इंस्पेक्टर, जिसे हम एसआई कहते हैं या एएसआई कहते हैं, उनके द्वारा ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इससे निचले जो रैंक के इंस्पेक्टर है वो ऐसा नहीं करेंगे, सब इंस्पेक्टर है वो ऐसा नहीं करेंगे। और इनके द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाएगी उसे तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, सारी डिटेल के साथ। जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, एंट्री, जो भी कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट है, ऑल ओवर थिंग रिलेटेड टू द एक्यूज्ड यहाँ पर फिर फॉरवर्ड की जाएगी किसको? ऐसे मजिस्ट्रेट को। तो पहला पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट की बात करें कि जिस भी मजिस्ट्रेट को ऐसे एक्यूज पर्सन को भेजा जाता है, या तो उस मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिडिक्शन होगा या उस मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा।
तो ऐसे मजिस्ट्रेट समय समय पर क्या है, ऑथोराइज है क्या करने के लिए, किसी भी पर्सन को जो डिटेन किया गया है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट को अगर जैसा सही लगे, यानी कि जो टर्म होगी वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, 15 दिन से ज़्यादा जो है उसे डिटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कोई भी जो एक्यूज पर्सन है उसे कितने समय तक जो है डिटेन किया जा सकता है पुलिस कस्टडी के अंदर। यहाँ पर पुलिस कस्टडी की बात हो रही है, जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम 15 दिन तक उसे रखा जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसको यह लग रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं, डिटेन करना, उसको रखना, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर किया जा सकता है और वहां पर भेजा जा सकता है जिस मजिस्ट्रेट के पास इस केस में जुरिस्डिक्शन होगा। अब बात करते हैं, इसमें प्रोवाइजियो दिया गया है। प्रोवाइजियो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट प्रोवाइजियो है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि मजिस्ट्रेट जो कि ऑथोराइज है किसी एक्यूज पर्सन को डिटेन करने के लिए, लेकिन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी कि बात क्या की गई है, 15 दिन की समय बताया गया है पुलिस कस्टडी में डिटेन करने का। तो पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ज़्यादा भी डिटेन किया जा सकता है बियॉन्ड द 15 डेज, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होते हैं कि पर्याप्त जो है ग्राउंड दिया गया है ऐसा करने के लिए। लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट जो है ऑथोराइज नहीं है ऐसे एक्यूज पर्सन को डिटेन करने के लिए जो यहाँ पर समय सीमा दी हुई है। इन दो समय सीमा को छोड़ते हुए इतना समय जो दिया हुआ है इससे ज्यादा के लिए वो डिटेन नहीं कर सकते हैं। यहीं से हमारा आज का क्वेश्चन बना था, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 19 डेज का समय दिया गया है जहां पर इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस के संबंध में जो है कंप्लीट नहीं होती है। और इन्वेस्टिगेशन जो है किस ऑफेंस के संबंध में है, किसी भी ऐसे ऑफेंस के संबंध में जिसकी सजा क्या है, या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है या कोई भी इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम नहीं है। ऐसे में 90 दिन का समय दिया गया है, 90 दिन तक आप डिटेन कर सकते हो। 90 दिन के पास उस एक्यूज पर्सन के पास राइट टू डिफॉल्ट बेल का राइट अवेलेबल होता है अगर इस तरीके के पनिशमेंट है उस ऑफेंस के संबंध में जिसके लिए उसे अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा कोई भी अदर ऑफेंस है, ऐसे केस में 60 दिन का समय सीमा दी गई है। 60 दिन में जो है आपका जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आगे क्या कहा गया है कि 90 दिन और 60 दिन का जो ये समय दिया गया है इसके एक्सपायर होने पर एक्यूज पर्सन के पास राइट हो जाता है राइट टू रिलीज ऑन बेल, और उसे क्या करना होगा, बेल को फर्निश करना होगा। बेल को फर्निश यानी कि श्योरिटी के रूप में अपनी बेल बॉन्ड भर के वहां पर फर्निश करना होगा। और ऐसे जितने भी पर्सन होंगे, जितने भी एक्यूज होंगे, एक्यूज या पर्सन जिन्हें रिलीज किया जाएगा बेल पर, उन्हें समझा जाएगा कि उन्हें रिलीज किया गया है चैप्टर 33 के अनुसार। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट ऑथोराइज नहीं है किसी भी एक्यूज को डिटेन करने के लिए जब तक कि ऐसे एक्यूज पर्सन को सबसे पहले इन पर्सन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, इन पर्सन सबसे पहले जो है उसे प्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने इन पर्सन उसे ले जाया जाता है, ना कि किसी वीडियोग्राफी के द्वारा, दूर से नहीं दिखाया जाता, इन पर्सन ले जाया जाता है फर्स्ट टाइम। लेकिन बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद जो कस्टडी में रखा जाता है एवरी टाइम टिल द एक्यूज रिमेन इन द कस्टडी, उसके बाद जब भी उस पर्सन को जो है एक्यूज को कस्टडी में रखा जाएगा, बट मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड द फर्दर जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या 15 दिन के अंदर, अगर हम मैक्सिमम 15 दिन का समय सीमा दी गई है पुलिस
कस्टडी में रखने की, क्या 15 दिन के बाद और भी रख सकते हैं? तो यस, रख सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ पर रखना होगा? जेसी में रखना होगा, जुडिशियल कस्टडी में, जो यहाँ पर दिया गया है। और प्रोड्यूस किया जाएगा उस पर्सन को, या तो उस एक्यूज को, या इन पर्सन, या फिर वीडियो लिंकेज के द्वारा। यानी कि पहले तो उसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले तो इन पर्सन उसे प्रेजेंट करना होगा अगर वो उसमें पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अगर उसकी जो है एक्सटेंड होती है, जो कस्टडी है जुडिशियल कस्टडी में, ऐसे में उसे या तो इन पर्सन भी प्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर उसे वीडियोग्राफी के द्वारा भी उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के जो कि एम्पावर्ड नहीं है हाई कोर्ट के बिहाफ पर किसी भी पुलिस की कस्टडी में डिटेन करने के लिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, 2 एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि इस डाउट को हटाने के लिए यहाँ पर यह डिक्लेयर किया गया है कि ए पैराग्राफ में जो कि स्पेसिफाई किया गया है पीरियड, उसकी एक्सपायरी पर ऐसे एक्यूज पर्सन को डिटेन किया जा सकता है कस्टडी में एज लॉन्ग एज, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, एज लॉन्ग एज, जब तक कि वो फर्निश ना कर दे श्योरिटी को। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पर बिल होने वाली है, लेकिन मैं क्या नहीं दे रहा हूँ, बिल को फर्निश नहीं करना हूँ, बिल बॉन्ड का अमाउंट नहीं भर रहा हूँ, श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसे में मुझे जेल में ही रहना होगा जब तक कि मैं फर्निश ना कर दूं। सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? सेकंड एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा प्रश्न उठता है, या तो एक्यूज पर्सन जो था उसे प्रोड्यूस किया गया था मजिस्ट्रेट के समक्ष क्लोज बी के अंदर, जो कि आवश्यक था, तो ऐसे में हमारे पास क्या प्रूफ होगा कि उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनता है। तो उसकी प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि पर्सन जो भी है वो प्रूफ किस तरीके से होगा? सिग्नेचर के द्वारा। यानी कि जब भी किसी एक्यूज पर्सन को फर्स्ट टाइम पर जो है कोर्ट में लेके आया जाता है, तो या तो वो सिग्नेचर करेंगे किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोई ऑर्डर निकाल कर उस पर साइन किया जाएगा उसके द्वारा, या फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या है ऑर्डर करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि ये पर्सन जो है या तो वीडियोग्राफी के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, या तो इन पर्सन प्रेजेंट हो रहा है, तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट निकालकर उस एक्यूज पर्सन के सिग्नेचर किए जाएंगे। अगला प्रोवाइजियो क्वेश्चन जरूर बनता है कि कोई भी अगर वुमेन पर्सन है और उसकी एज 18 साल से कम है, ऐसे में उस वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो यहाँ पर उस वुमेन को जो है डिटेन किया जाएगा रिमांड होम में या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सेक्शन 167 के क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है? देखने में ये लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कहा गया है कि भले ही कोई भी चीज़ कंटेन की गई हो सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंदर, पुलिस स्टेशन के चार्ज में जो ऑफिसर है वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाएगी? एसआई के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है यहाँ से कि जहाँ पर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। अब तक हमने क्या समझा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं, समय सीमा दी गई है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर किसकी ड्यूटी बनती है? कौन केस को हैंडल करेगा? तो यही चीज यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको केस जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा
और उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर जो है दी गई है। सारी डिटेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी जाएगी एक्यूज के संबंध में, और इन पर्सन जो है एक्यूज पर्सन को ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है भेजा जाएगा। ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, रीजन को रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न में कि क्या डिटेंशन क्यों जरूरी है, वो सारी चीजें वो रिटर्न में यहाँ पर लिखेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर अब बन जाता है कि एक्यूज पर्सन इन सच कस्टडी एज मे बी थिंग, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जैसा सही लगेगा उसे डिटेन करेंगे, लेकिन उसे डिटेन कितने समय से ज्यादा नहीं कर सकते, तो 7 दिन से ज्यादा। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज पर्सन को कितने समय से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते हैं, तो 7 दिन से ज्यादा मेंशन किया गया है सेक्शन 167 के सब क्लोज 2A के अंदर। क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल बन जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे 7 days in aggregate on expiry of the period of detention so authorize and accept, यानी कि ये 7 दिन तक डिटेंशन यहाँ पर बिल्कुल दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है के सिवाय, यानी कि यहाँ पर एक और सिचुएशन भी आ सकती है, क्या पता फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर आ जाए एक्यूज पर्सन के, तो ऐसे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वो फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर आ जाए, तो ऐसे में जो डिटेंशन है वो फर्दर बढ़ाया जा सकता है, 7 से और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 7 से जो भी डिटेंशन बढ़ा है उसको भी क्या किया जाएगा, इन कंपाउंडिंग, यानी कि उसकी गणना की जाएगी, उसे शामिल किया जाएगा। जैसे कि 15 दिन का मैक्सिमम डिटेंशन होता है तो इसे शामिल किया जाएगा। 15 दिन से ज्यादा जो है पुलिस कस्टडी में डिटेंशन नहीं हो सकता, जुडिशियल जेसी में हो सकता है, लेकिन वहां पर सरकमस्टांस देखे जाएंगे। काफी बड़ा था, लेकिन मेन पॉइंट 2 ही चीजें थी, अवेलेबल नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो उन्हें केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 दिन तक जो है डिटेंशन कर सकते हैं, 7 दिन के बाद भी हो सकता है अगर कोई फर्दर ऑर्डर आता है डिटेंशन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइजियो दिया गया है। प्रोवाइजियो में क्या कहा गया है कि जो ये पीरियड दिया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि ये जो है इतने समय तक डिटेन कर सकते हैं, तो ऐसे पीरियड के एक्सपायर होने से पहले जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जितने भी रिकॉर्ड उनके द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसे ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो भी डायरेक्शन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो भी समय सीमा दी गई थी, जैसे कि 7 दिन से ज्यादा वो जो है डिटेन नहीं करते, तो 7 दिन से पहले ही वो क्या करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सारी डिटेल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करनी होगी। अब बात करते हैं एक 167 के सबसेक्शन 3 के बारे में कि मजिस्ट्रेट ऑथोराइज है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 167 में पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में डिटेन करने के लिए उसके लिए वो रीजन को भी रिकॉर्ड करेंगे कि लिखेंगे क्यों उसका डिटेंशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 167 के सबसेक्शन 4 में यह कहा गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट, इसके अलावा सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा अगर कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि ऐसे ऑर्डर बनाते हैं, तो ऐसे ऑर्डर की कॉपी जो उन्हें विद रीजन जो है किसको भेजनी होगी, सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि किसको डिटेन किया गया है, क्या कारण था, कितना डिटेंशन था, ये सारी डिटेल भेजनी होगी। 5th पॉइंट क्या कहता है, 5th पॉइंट यह कहता है कि अगर किसी भी केस को जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो रहा है समन केस के रूप में, और इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं होती 6 महीने के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोज है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है
कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट के द्वारा समन केस के रूप में किसी केस को चलाया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 6 महीने के अंदर, तो ऐसे में उस जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे कि ऐसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए जब तक कि जो ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस केस को वो सेटिस्फाई ना कर दे। किसको? मजिस्ट्रेट को। क्यों इतना समय लग रहा है? ये आप सही नहीं कर रहे हो, आप समय बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो जस्टिस के पर्पस के लिए। लेकिन अगर यह लगता है कि सही जायज समय लग रहा है, तो ऐसे में जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को जो है फर्दर कंटिन्यू किया जा सकता है अगर आवश्यक है। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 167 के क्लोज 6 के अंदर। लास्ट क्लोज है, यहाँ पर आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा कि जहां पर कोई भी अदर ऑर्डर, यानी कि कोई भी ऑर्डर जो है लगाया गया है स्टॉप करने का, हमने पढ़ा था कि 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है सब क्लोज 5 में कि वो उसे रोक सकते हैं। तो ऐसे में फर्दर कोई भी ऑर्डर जो स्टॉप रोका गया है इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पस के लिए, तो यहाँ पर अगर सेशन जज के पास वो इस चीज को लेकर जाते हैं, अगर वो उनको सेटिस्फाई कर देते हैं एप्लीकेशन के द्वारा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी इस ऑफेंस के संबंध में बनाई जानी चाहिए, तो जो पहले का ऑर्डर है सब सेक्शन 5 को, उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के जो है दोबारा से डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। ये सेशन कोर्ट के पास यहाँ पर पावर दी गई है। यहाँ पर क्या था कि मजिस्ट्रेट जो है जस्टिस को ध्यान में रखते हुए वो आगे कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। फिर भी कंटिन्यू नहीं होती तो आप सेशन जज के पास जाकर क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर आपकी इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू की जा सकती है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में दी जा रही है, तो वो इंफॉर्मेशन साइन की जाएगी उस पर्सन के द्वारा जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर पुलिस स्टेशन के चार्ज में ऑफिसर उसके द्वारा साइन की जाएगी जिसको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, या फिर कंसर्न मजिस्ट्रेट यहाँ पर साइन करेंगे। यानी कि सेक्शन किसकी बात हो रही है, सेक्शन 154 की। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में इस सेक्शन को कवर करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है तो उस पर साइन किए जाएंगे इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इन्वेस्टिगेशन जो है 2 एफआईआर पर की जा रही है, सेम ऑफेंस के संबंध में है, तो लॉ के अंदर क्या वो परमिसेबल है कि ऐसी 2 एफआईआर को इन्वेस्टिगेट किया जा सके? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये 2 बिल्कुल सही है, लेकिन इन 2 में से भी अब कौन सा सही है? बट बाय द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये गलत है, ये सही है। यानी सेम एजेंसी के द्वारा ऐसी जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अगर 2 एफआईआर के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है सेम ऑफेंस के संबंध में। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर एक ये रेमेडी भी है, मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेमेडी के पर्पस के लिए। आपको सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। 154 को मैंने डिटेल में समझाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए। कि कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है, पुलिस ऑफिसर के चार्ज में जो ऑफिसर है उसके पार्ट पर यह मना किया गया है, क्या मना किया गया है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में इंफॉर्मेशन दी जा रही है किसको? पुलिस स्टेशन चार्ज में जो ऑफिसर है उसको।
तो ऐसे में सेक्शन 154 के सबसेक्शन 3 में ऐसी इंफॉर्मेशन लिखित में या बाय पोस्ट किसको भेजी जा सकती है? क्या फर्स्ट क्लास के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको भेजी जाएगी, सेशन जज को भेजी जाएगी, एसपी को भेजी जाएगी या हाई कोर्ट को भेजी जाएगी? तो यहाँ पर एसपी को भेजी जाएगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली है तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शॉर्ट फॉर्म यानी कि एफआईआर। एफआईआर आपने जरूर देखी होगी, टीवी में भी एफआईआर आती है तो आपको इसको पता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर सेक्शन पढ़ना होगा तभी आप इसका जवाब सही दे पाएंगे कि सेक्शन 154 के अंदर जो एफआईआर होती है क्या वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में है या कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में है या दोनों को शामिल करता है या इसमें से कोई भी नहीं है? तो ये बात करता है केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस के बारे में। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, टॉपिक हमने कवर कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन समझ ली है। अगर इसी तरीके की आपको लॉ से रिलेटेड जानकारी बढ़ानी है, लॉ से रिलेटेड टॉपिक से अपडेट रहना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।